Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So today I am going to discuss very important questions for CTET Science. ओके सो आज के लिए आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो CTET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। और अगर आपको हिंदी में भी चाहिए या बाइलिंगुअल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो फिर मैं आपको बाइलिंगुअल पेपर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी। सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ओके, तो क्वेश्चन ये है लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है वो तो ये बतानी है आपको। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है आपकी। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड अगर क्वेश्चन आता है तो लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग होती है। और अगर यहीं पे हम ये पूछें कि इसका वेट कितना होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 पाउंड इसका वेट होता है। ठीक है, 3 पाउंड वेट होता है ऑस्ट्रिच के एग का। सो इसलिए ये लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। लार्जेस्ट तो आपको पता चल गया ऑस्ट्रिच एग होती है जिसका वेट 3 पाउंड होता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछता है आपसे तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, PPLO। सो दिस इज द राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या है, PPLO। अगर हम देखें PPLO की फुल फॉर्म देखें हम क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्लीलोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लीलोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और नोट डाउन करते चलें आप, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम क्वेश्चंस के साथ बताएंगे तो आप उन्हें नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल होगी आपकी PPLO, फुल फॉर्म प्लीलोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब अगर इसका डायमीटर पूछते हैं कि कितना इसका डायमीटर होता है इस सेल का, सो डायमीटर होता है आपका 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। डायमीटर भी आप ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विच गैस इज प्रेजेंट इन CNG। CNG में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं CNG जो होता है ये क्या होता है। CNG की पहले फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। ओके, तो CNG के सिलेंडर होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होता है ये। ठीक है, तो इसलिए जो गाड़ियाँ होती हैं अगर हम जैसे देखें दिल्ली में, तो मोस्टली दिल्ली में देखें और भी जगहों पर तो अब CNG के सिलेंडर चलते हैं गाड़ियों में। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखती हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो विच गैस इज प्रेजेंट इन द CNG। CNG में कौन सी गैस होती है, सो हेयर आपका राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर। अब अगर हम देखें मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होती हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहीं से एक चीज़ और देखें, ये जो मीथेन होती है, मीथेन का अगर हम देखें इस मीथेन का यूज़ ग्रीन हाउस गैस में, मतलब ग्रीन हाउस गैस में भी आपकी यही मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ और भी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो बहुत सारी गैसेस होती है, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी होती है ग्रीन हाउस में, लेकिन एक मेन CH4 भी होती है। और CNG में कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो आप कर सकते हैं कौन सी गैस प्रेजेंट है CNG में, आपकी मीथेन। ठीक है, अब देखिए इथेन के बारे में देख लेते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इथेन। तो इथेन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है इथेन का, राइट फॉर्मूला इसका होता है C2H6। ओके, C2H6 केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो ब्यूट मतलब कि यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं अगर हम केमिकली देखें इसे। ठीक है, तो 4 कार्बन होते हैं। अब 4 कार्बन से कितनी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगी, C4H10। तो ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, C4H10। ऑक्टेन की बात कर लेते हैं। ऑक्टेन, तो ऑक्टेन में क्या होता है, ऑक्टेन का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका C8। ऑक्टेन का मतलब होता है C8। ठीक है, 8 कार्बन। अब 8 कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होंगी, हम कार्बन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन देख लें, 18। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला होता है C8H18। तो यही जो ऑक्टेन होती है पेट्रोल में भी यही
प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पेट्रोल में ये भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सीएनजी के जो सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, तो आप कर सकते हैं मीथेन गैस, ठीक है। उसके साथ हमने और भी चीज़ें देख ली। ऑक्टेन की अगर बात करेंगे तो ऑक्टेन में जो होती है ये पेट्रोल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन चाहिए, जैसे यहाँ बाइलिंगुअल है तो ये एग्जाम्पल के लिए है, जैसे इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, हिंदी में भी है, तो इस तरीके से आपको बाइलिंगुअल पेपर चाहिए तो सेम इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर बाइलिंगुअल पेपर के लिए, ठीक है, या सिर्फ हिंदी में चाहिए, जो भी आपके ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपकी लीवर, ठीक है। तो लीवर आपका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो राइट तो आंसर आपका यही है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब अगर और गैसेस के लिए पूछा जाए जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर पे, तो आपको ध्यान रखना है 21%, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन होती है आपकी 78%, ठीक है। सेम अगर आप पूछा जाए नोबेल गैसेस के लिए, नोबेल गैसेस आपको पता है क्या होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या होती हैं आपकी नोबेल गैसेस होती हैं। नोबेल गैसेस होती क्या है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नोबेल गैसेस कहते हैं। तो नोबेल गैसेज है। अब नोबेल गैसेस कितनी परसेंट होती हैं एटमॉस्फेयर पे, तो हम देखें 1% नोबेल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 1% नोबेल गैसेस एटमॉस्फेयर पे होती हैं। अब देखिए जैसे कि आर्गन है, ठीक है, आर्गन को अगर हम देखें एग्जैक्ट अगर देखें तो 0.9% समथिंग कुछ एटमॉस्फेयर पे होती है, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर नोबेल गैसेस की बात करें तो 1% होती है नोबेल गैसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे और भी गैसेस जैसे आर्गन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी क्या है आपकी नोबेल गैसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं यूट्यूब में ही, और सेव करके आप देख सकते हैं उन्हें, मतलब बार बार देख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन एक बार वीडियो देखोगे, 2 बार देखोगे तो यहाँ के यही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सेव कर लें, या 1-2 बार वीडियो देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ सन स्टार, मतलब सन और स्टार की एनर्जी सोर्स क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर जैसे देखो ऑप्शन की बात है, देखो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई बात करें अगर जो एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, तो स्टार की एनर्जी सोर्स क्या होता है, तो वहाँ आपका सीधा सा एक आंसर रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ आपका ये आंसर रहेगा, अगर आता है तो आपका आंसर रहेगा न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो राइट आंसर है फॉर एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार। अगर स्टार की एनर्जी सोर्स पूछी जाती है तो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। बट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो भाई आपको अब ऑप्शंस के साथ खेलना है, ठीक है। ऑप्शंस जब नहीं दिया हुआ है न्यूक्लियर फिजन, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गैस मतलब जो फिर कौन सा एनर्जी सोर्स हो सकता है, तो जो होता है वो है आपका हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है हीलियम में, और तो हीलियम जो होती है वो लाइट एलिमेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। जो बलून्स होते हैं उनमें भी हीलियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि हल्की गैस होती है, इसलिए जो गैस वाले जो बलून्स होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है, इसलिए वो ऊपर ही चले जाते हैं, जैसे नीचे नहीं आते, ठीक है, हल्की गैस होती है, दैट्स वाई। तो अगर ऑप्शंस के साथ अगर हीलियम है नहीं भाई, तो आप हाइड्रोजन पे टिक करेंगे, तो इस कंडीशन पे आपका राइट आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। यहाँ आपको ऑप्शंस के साथ खेलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो समझ में आई ये बात। अगर न्यूक्लियर फिजन होता है यहाँ पर तो आप न्यूक्लियर फिजन को भी टिक करते, बट हेयर न्यूक्लियर फिजन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना है आपको क्वेश्चंस में। और अगर और ऑप्शंस की बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है आपको पता है O होती है, नाइट्रोजन N होती है, कार्बन C होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो तो
होगी नहीं। ऑक्सीजन जो होती है वो अगर हम कहें तो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, ये कैमरा, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कैचेस फायर इन एयर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर लग जाती है, उसमें फायर कैच कर लेता है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, देख लेते हैं, रुको रुको, हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर उसमें लग जाती है, आग उसमें लग जाती है। और अगर यही हम देखें तो जो ये होती है फॉस्फोरस जो होती है, ये क्या होती है आपकी, नॉन मेटल होती है। क्या होती है, नॉन मेटल। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होती हैं आपकी यहाँ पर, फॉस्फोरस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एयर के कांटेक्ट में आते ही किस में आग लगती है, फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस आपकी नॉन मेटल होती है। लेकिन इसी के अपोजिट देखो एक क्वेश्चन और है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है सेम इस एयर की जगह पर, यानी जो एयर दिया है कैचेस फायर इन, एयर की जगह पर अगर आपको दे दिया जाए वाटर यानी कि H2O, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। और पोटेशियम भी हो सकता है, मतलब मेनली क्या होता है आपका, सोडियम होता है अगर ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के आता है, एयर पढ़ लो और आप वाटर वाले में टिक कर लो, क्योंकि सोडियम ही रहता है ध्यान में ज़्यादातर। तो ये नहीं है, एयर के कांटेक्ट में आते ही फॉस्फोरस में आग लगती है, लेकिन अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सोडियम होगा उसका आंसर, अगर यहाँ पर क्या हो, वाटर हो। लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, पूछ लेते हैं वो। तो आंसर होगा फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो होती है आपकी नॉन मेटल होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें सोडियम और पोटेशियम को, तो सोडियम तो जो वाटर के कांटेक्ट में आती है, हमने बता दिया आग लगती है, लेकिन सोडियम जो होती है वो सॉफ्ट मेटल भी होती है, इतनी सॉफ्ट कि हम उसे नाइफ से ब्रेक कर सकते हैं। और पोटेशियम जो होती है ये भी बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, दोनों ही इन्हें नाइफ से ब्रेक किया जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है फॉस्फोरस के लिए। और पोटेशियम और मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ठीक है। और 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और 24 होता है इसका एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 11 होता है, और 23 होता है इसका एटॉमिक मास। तो मेनली तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है, राइट आंसर आपको ध्यान रखना है बस। तो फॉस्फोरस होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। अब देखो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, अब आपको मैच द फॉलोइंग मैच करना है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए, वो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे दिया है डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स किससे मैच होगा, ठीक है। और सेम आपको दिया है कैनोपी दिया हुआ है, डिकम्पोजर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें किसकी बात करें, डिकम्पोजर्स की बात करें, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो डिकम्पोजर्स क्या है यहाँ पर आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं आपके, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यीस्ट होता है, तो यीस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में इसका यूज़ होता है। प्रिपरेशन में अगर पूछा जाए तो कर्ड होगा, ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन, ठीक है, ये है। अब अगर दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ना आते ही हैं, अगर हम देखें ना तो आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। तो इजी होते हैं, अगर किसी दो तक आप पहुँच जाओ तो फाइनल आंसर तक पहुँच जाते हैं हम, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखें तो जैसे कि आपको दिया हुआ है कैनोपी। तो कैनोपी क्या होता है आपका, एक कैनोपी जो होते हैं ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री, जो टॉल ट्रीज होती हैं उनकी ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉल ट्री है जिसकी ब्रांचेस होती है, उसे कहते हैं कैनोपी। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है, ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस तो बहुत ईजी है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनमें क्या बन जाती है, ह्यूमस, ठीक है। तो उसका आंसर होगा प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। और लास्ट है आपका
पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन क्या होता है, एक वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है, पोर्क्यूपाइन। इसे आप गूगल करके देख सकते हैं, पोर्क्यूपाइन डालेंगे आपको तो इसका डायग्राम मतलब एनिमल का डायग्राम आ जाएगा, इससे आपको थोड़ा माइंड में रहेगा कि पोर्क्यूपाइन क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के लिए, जिससे आपको हेल्प रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका एंटी एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटी एजेंट्स ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बोथ ए एन बी मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट दिया हुआ है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको यहाँ पे बताना है राइट आंसर क्या होगा, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, आप एंटी एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एंटी एजेंट्स होते हैं, ठीक है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं। तो इस कंडीशन पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ही क्या है आपके राइट आंसर हैं। तो एंटी एजेंट्स ये होते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो इन्हें प्रति अम्ल कहते हैं, ठीक है। जो जैसे हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं खाना कभी तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने में कौन हेल्प करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी को ना समझ में आए तो अगर हम देखें तो जो इनो होता है, सबको पता होगा इनो 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 रुपये का जो इनो आता है तो उसे हम क्या करते हैं, जब एसिडिटी बनने लगती है तो हम इनो लेते हैं ना, तो उस इनो में ही क्या होता है भाई आपका ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इनो ले रहे हैं तो भाई इनो में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है जिससे आपकी एसिडिटी दूर होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, बेस होते हैं ये, क्योंकि एसिडिटी बन रही है तो उसको ब्रेक कौन करेगा, बेस। तो ये दोनों क्या है, बेस होते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पर अगर इनका फॉर्मूला बताऊँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये बेस होते हैं, तो देखो अगर हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है आपका MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखें हम तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका AlOH होल थ्राइस। तो ये क्या होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में देखो क्या है, OH प्रेजेंट है, और ये तो आपको पता है, बहुत छोटी सी क्लास में हम पढ़ चुके होते हैं कि OH जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या जो OH रिमूव करते हैं वो क्या होते हैं आपके एसिड होते हैं। तो एसिड बेस की डेफिनेशन बहुत से साइंटिस्ट ने दी थी, आर्हीनियस ने दी थी, लुईस ने दी थी, ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट था, लक्स फ्लूइड मेथड्स थे, ये सब एसिड बेस के लिए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट रहा एसिड बेस का वो लुईस का था, ठीक है। तो लुईस के कॉन्सेप्ट को अभी तक यूनिवर्स में फॉलो किया जाता है फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी के लिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होंगे आपके एंटी एजेंट्स होते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर A और B दोनों ही, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम कहें कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको वो ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग एट, जूम कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है भाई कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इज़ वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज, टाइम पीरियड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5000 हर्ट्ज दी हुई है। तो आपको टाइम पीरियड बताना है यहाँ पर। अब देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है T, यानी कि टाइम बताना है, फ्रीक्वेंसी F हो गई, टाइम आपको बताना है यहाँ पर। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा हम यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, F = 1/T, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड। अब देखो F तो हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, T नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर सकते हैं मैथमेटिकली। T = क्या हो जाएगा, 1/F, ये तो सबको पता है। अगर हम ऊपर से इधर ले जाते तो वो इनटू में चला जाता, लेकिन हम जब नीचे से इधर T को हम इधर से ले गए तो यहाँ पर ये अपॉन में ही रहता है। अगर हम 1 को सिर्फ मतलब यहाँ पे कोई और नंबर होता है या कोई अल्फ़ाबेट हो जाता है जिससे हमें डिजीज शिफ्ट करना होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या रहेगा आपका, डिवाइड ही होगा। तो = 1/F कितना दिया हुआ है आपको, 5000 हर्ट्ज, तो क्या हो जाएगा आपका 5000, ठीक है। अब जब आप 5000 को डिवाइड करोगे 1 से तो आपका आंसर क्या आएगा,
डिवाइड कर सकते हो आप इसे, तो आ जाएगा 0.0002। ठीक है, तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। इसका कैलकुलेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिले। तो अब देखो भाई राइट आंसर क्या है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा 0.002। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड। इफ़ आपको फ्रीक्वेंसी दी होनी चाहिए तब आप इस फॉर्मूले को लगा के ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इफ़ क्या हो कि भाई फ्रीक्वेंसी ना दी हो, टाइम पीरियड दिया हो, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपका काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें हम। तो ये आज के लिए आपके कुछ 10 क्वेश्चंस रहे। ये 10 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आप इन क्वेश्चंस के सिंगली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिले, या आप इस टाइप से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और फिर आप खुद स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में देखें कि भाई क्या राइट आंसर होगा। अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितनी है, ठीक है, और ये नोबल गैसेस कितनी है। तो ये सब आप खुद भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंगली क्वेश्चंस के विदाउट आंसर। तो ये हैं सारे क्वेश्चंस आपके आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे आपके लिए। ठीक है, तो और आपको कोई डाउट होता है, कोई आपकी क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीटेट साइंस। इफ़ वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।